है जर्नी ऑफ ड्रीम्स, ख्वाबों का सफर जो है। सो ये आंख ख्वाबों की गठड़ी उठाए, यकीन का अलम अपनी पलकों से बांधे, सफर की इमामत किए जा रही है और इसकी अतात में जुगनू हैं, दीपक हैं, अंजुम हैं, नक्षत्र हैं, कोकब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियत का तारफ करवाता चलो। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सैयद तौकीर गिलानी साहब, सदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, शायर हैं, मुतअद्दिदा तलबा माज के चेयरमैन रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों में खास करके जो यूथ है उसमें बहुत पॉपुलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम लंदन आई में आज आप पहली बार शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले आप मेरे मंजिल पर मंजिल प्रोग्राम जो तकवी टीवी पर चलता था यूके, यूरोप के और अमेरिका के सामीन के लिए, उसमें अपीयर हो चुके हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये जो चीन की लद्दाख में भारतीय मकबूजा इलाके में पेशकदमी हुई है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और ये चीज आप समझते हैं कि एस्कुलेट होगी चीन और इंडिया के दरमियान, या ये वैसे ही शो डाउन है और उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा? जी बहुत शुक्रिया शहराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस प्रोग्राम लंदन आई में मुझे दावत दी और अपने ख्यालात का के इजहार का मौका फराहम किया। बिल्कुल, ये जो रीसेंट एस्केलेशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना और इंडिया के दरमियान, इस पे सारी दुनिया की नज़रें हैं और इसने खित्ते में एक तनाव की जो कैफियत है उसमें मज़ीद इजाफा किया है। हम सब जानते हैं कि ये जितने भी बॉर्डर्स हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दरमियान, ये एक तनाव की कैफियत में हमेशा रहती है। लेकिन थोड़ा-सा इसमें जो फ़र्क है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो सीज़ फायर लाइन है जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है, वहाँ पे गोलाबारी भी हो जाती है और हथियारों का इस्तेमाल होता है और तसादम की सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहते हैं LAC, जो चाइना और इंडिया के दरमियान है, इसमें इनके दरमियान एक एग्रीमेंट है, काफ़ी अरसे से चल रहा है। प्रोबेबली ये 60s के अशरे से इनके दरमियान एक एग्रीमेंट है कि ये इनके जो फौजी हैं वहाँ पे ये हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये हथियार जो हैं वो कैरी भी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह जो है वो हथियारों के बगैर वहाँ पे मौजूद होते हैं और ये काफ़ी अरसे से, ये 2016 से ये टेंशन जो है वो इस रीजन में ग्रो कर रही है और इसमें चाइना ने रिसेंटली जो है वो काफ़ी हद तक पेशकदमी की है, जिसकी वजह से काफ़ी तनाव की सूरत हाल पैदा हुई है और ये यहाँ तक भी गई है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो है वो सालसी की पेशकश भी की है, जिसको चाइना ने ऑफिशियली रिजेक्ट किया है और कहा है कि हमारे और इंडिया के दरमियान डायलॉग का एक मैकेनिज़्म मौजूद है और हम ये मसला खुद आपस में हल कर सकते हैं। तो लग यही रहा है कि ये टेंशन फ़िलहाल जो है वो थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में तो इंडिया का हमेशा एक रवैया ये होता है कि वो एग्रेसिव होके सामने आता है, उसका मीडिया भी, उसके लोग भी, उसके तज्ज़िया निगार भी, उसके फ़ौजी भी, और वो पाकिस्तान को सबक सिखाने और चढ़ाई करने और इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन इस मामले में अभी तक हमने देखा है कि इंडिया जो है वो एग्रेशन के बजाय जान छुड़ाने की पॉलिसी इख्तियार कर रहा है और चाइना के मुकाबले में वो जो है वो लबो लहजा इंडिया का कहीं भी देखने में नज़र नहीं आया जो वो पाकिस्तान के हवाले से इख्तियार करता है। तो इसलिए बज़ाहिर फ़ौरी तौर पे तो नहीं लग रहा कि ये किसी बड़े तसादम की तरफ जाएगी ये सूरत हाल। लगता यही है कि ये आपस में मिल बैठ के इस मामले को हल करेंगे, जिस तरह ये पिछले कुछ अरसे से करते आ रहे हैं। लेकिन हो भी सकता है कि कुछ अच्छा डॉक्टर साहब, अगर चाइना और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो एस्केलेट होती है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक तरफ उसका हरीफ दुश्मन है भारत,
जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक तरह की प्रॉक्सी वार भी अब छिड़ी रहती है। डू यू थिंक कि ये गैर जानबदार रह सकेगा पाकिस्तान? दूसरी तरफ चीन है जो हमेशा टेस्टेड गुड फ्रेंड है, तो जी जी। पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन क्या होगी अगर एस्केलेट होती है? मेरा नहीं ख्याल, ऑफिशियली तो इनकी स्टेटमेंट्स इस तरह की आई हैं कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह की सूरत हाल है रीजन की, उसमें पाकिस्तान के लिए गैर जानबदार रहना जो है वो मुमकिन होगा। और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चूंकि ये पूरा रीजन जो है वो आलमी ताकतों की मुख्तलिफ तरह के मुफादात का शिकार है। अभी आपने देखा अफगानिस्तान से जो है वो पुल आउट हो रहा है, और आलमी ताकतें जो हैं वो उनकी नज़र है रीजन के अंदर जो है वो कन्फ्लिक्ट्स पे। तो पाकिस्तान के लिए गैर जानबदार रहना तो मुश्किल होगा। अगर अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो कोई ना कोई साइड तो पाकिस्तान को लेनी पड़ेगी। और चूंकि रीजन के ऊपर और खासकर ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इस पे पाकिस्तान का भी एक क्लेम है, वो भी दावा करता है कि ये इलाके जो है वो मुझे मिलने चाहिए। तो इसलिए गैर जानबदारी तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि फ्रंट लाइन पे ना आ सके। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान में तस्लीम का मंसूबा जारी किया हुआ है, इतनी बड़ी सरमायाकारी कर रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर भी तो बहुत ज्यादा चीन की इन्वेस्टमेंट है। जी जी तो जी इससे जी। लगता है कि ये दोनों सीज फायर कर लेंगे और कोई हालात आगे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जी, जी, ज़्यादा चांसेस यही हैं। इंडिया के अंदर जो वॉल्यूम के हिसाब से, अगर आप उसको इकोनॉमिक वॉल्यूम या पैसे के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो वो सरमायाकारी पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पे ज़्यादा है। और ये चाइना चूँकि जो है वो उसके लिए मंडियों का असूल जो है वो उसकी प्रायोरिटी है। ये जो जितने भी जो उनका ये वन बेल्ट वन रोड वन बेल्ट जो प्रोग्राम है, वन बेल्ट वन रोड का, वो भी बेसिकली मंडियों की तलाश में ही है। तो एक कारोबारी कौम के लिए या एक कारोबारी रियासत के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो 1.5 अरब की आबादी को नज़रअंदाज करके तो 20 करोड़ की आबादी पे ज़्यादा फोकस करें, वो भी अपने कारोबारी हिसाब से चीज़ें करेंगे। तो मेरे ख्याल में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इस मामले को किसी बड़े तसादम की तरफ ले जाने के बजाय हल करने पे ज़्यादा जोर देंगे। तो यानी उसको मुतनाज़ बना दिया। जो पहले आर्टिकल 370 था मखसूस मकबूजा कश्मीर के इलाके के लिए, उसको उसमें तब्दीली कर दी। अब डू यू थिंक उसके बाद तहरीक आज़ादी की कामयाबी के कोई चांसेस रह जाते? जी, बिल्कुल, मैं तो इस बारे में बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ जी। एक तो ये है कि आर्टिकल 370 जो था, उसको कश्मीरियों ने पहले भी तस्लीम नहीं किया था। कश्मीर का जो इंडिया के साथ एक्सेशन है वो इट वाज ऑलवेज अ डिस्प्यूटेड एक्सेशन। इसको यूनाइटेड नेशन ने भी तस्लीम नहीं किया था और ना ही कश्मीरियों ने तस्लीम किया था। इसलिए आर्टिकल 370 को एबॉलिश करना, ये मोदी की जो जो इलेक्शन में उन्होंने अपना एजेंडा दिया था, उसकी तकमील तो हो सकती है। और एक जो एक हार्ड लाइन जो उनका कैडर है और उनका जो वोट बैंक है, जो रेसिज्म के ऊपर और हिंदू नस्ल परस्ती के ऊपर जो है वो बेस्ड है, तो उसमें बढ़ावे की एक कोशिश तो ज़रूर हो सकती है। लेकिन ये कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को, बल्कि मैं तो इसके ये समझता हूँ कि इसने कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को एक नया जो है वो मोमेंटम दिया है। इसलिए कि गुज़श्ता 50 साल में सलामती कौंसिल ने तो हमारे मसले पर बात करना भी छोड़ दी थी, और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बात करना छोड़ दी थी, आलमी ताकतों ने बोलना छोड़ दिया था। और कश्मीरियों के अंदर भी जो एक डिवीजन ऑफ सेंटिमेंट्स था, वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा हो चुका था। तो इसके बाद बड़ी तादाद में अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो कश्मीरी एक नुक्ता नज़र पे जमा हुए, और उन्होंने दुनिया की तवज्जो जो है वो इस मसले के हल की तरफ मबजूल करवाई है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने जो है वो सालसी की पेशकश की। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी कौंसिल ने 2 दफ़ा अपने इजलास के एजेंडे में मसला कश्मीर को आइटम के तौर पे रखा। यूएस प्रेसिडेंट ने 4 दफ़ा जो है वो सालसी की पेशकश की। और अमेरिका में, यूरोप में, सारी दुनिया में कश्मीरी जो हैं उन्होंने इस मसले को लेकर
इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमायत जो है वो पहले से ज़्यादा हासिल की है और नई नई चीज़ें होने जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में 370 के अबॉलिश के बाद जहाँ इंडियन एग्रेशन में इजाफा हुआ और इंडिया के जुल्म और जबर में इजाफा हुआ, वहाँ कश्मीरियों की विल और डिटर्मिनेशन में भी इजाफा हुआ है और आज़ादी की मांग पहले से ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा, एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई है, नौजवानों को आप जिला जिला गए, एक आप कारवान चल रहा था, बहुत बड़ी फॉलोइंग, आपके लोग, आपके साथ लोग थे, ऐसे लोग जो रवायती तौर पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ नहीं है, वो भी आपके साथ चले, पूरी मूवमेंट चली। पाकिस्तान ने एक नैरेटिव बिल्डअप किया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूनाइटेड नेशन में गए, उन्होंने एक बड़ा भरपूर खिताब किया, लंदन, न्यूयॉर्क, क्वाइट राइटली आप कह रहे हैं, ब्रसल्स, हर जगह कश्मीरियों ने बड़े बड़े मुजाहरे किए। बट डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब, येट अगेन, अगर आप मकबूजा कश्मीर की तरफ देखें तो आपके चेयरमैन यासीन मलिक साहब इस वक्त जेल में, उनकी वेयर अबाउट्स तार जेल में बल्कि, और उनकी खैरियत का भी पता नहीं। सारी लीडरशिप, आप भी गिलानी है, 90 साल के सैयद अली गिलानी साहब भी जो है वो भी हाउस अरेस्ट हैं, जेल में है, बाकी जितने भी, और इवन देन प्रो इंडियन और नॉन प्रो इंडियन या हुर्रियत के लीडर या आजादी पसंद जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं, सब लीडरशिप बंद है। आप समझते हैं कि ऐसे हालात में अब कश्मीरी को क्या करना चाहिए कि वहां लॉकडाउन में भी आए, वहां की लीडरशिप को भी आजादी मिले, कुछ कंफर्ट हो, क्या डिफरेंट करना चाहिए? जी, मेरे ख्याल में देखें ना, ये बड़ा इम्तिहान का वक़्त है पूरे रियासत के लोगों के लिए कि उनकी लीडरशिप बंद है और एक रियासत के एक हिस्से को बहुत ज़्यादा ब्रूटली जो है वो लॉकडाउन किया गया है और वहाँ पे एक जो फ़ौजी जबर है उसको अनलीश किया गया है बड़े बुरे तरीके से। और ये वो मरहला है कि जिससे कश्मीरियों को ये साबित करना है, रियासत के लोगों को ये साबित करना है कि वो लीडरशिप की गैर मौजूदगी में या उनके जेलों में जाने के बावजूद भी खड़े हो सकते हैं। उनको ईरानियन नेशन की तरह, साउथ अफ्रीकन नेशन की तरह या दुनिया की और बहुत सारी मुल्कों की तरह जिन्होंने आज़ादियाँ हासिल की और जिनकी लीडरशिप को लंबे अरसे तक जेलों में डाल के रखा गया और तशद्दुद का और जबर का निशाना बनाया गया। उनसे सीखते हुए एक तो ये करना है कि अपने अज़्म को बुलंद रखना है, मायूस नहीं होना है और किसी भी लम्हे पे ये फीलिंग्स नहीं पैदा होने देनी है कि जी ये मामला जो है वो अब ख़त्म होने जा रहा है और अब इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया है। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि उसकी शक्ल और सूरत जो है या लेबलिंग ज़रूर मुख्तलिफ हुई है, लेकिन कब्ज़े की जो पोज़ीशन है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। वो पहले भी इंडिया के कब्ज़े में था, जो इलाके थे और पहले भी वहाँ उसी तरह ही जारहियत थी और अब भी वहाँ जारहियत बड़ी ज़रूर है, लेकिन पोज़ीशन कब्ज़े की और सारी उसी तरह है। दूसरा ये है कि 70 साल में कश्मीरियों ने जो है वो जो आवाज़ बुलंद की है, अब उस आवाज़ को इकट्ठा करके और अपने हमदर्दों की तादाद में इज़ाफ़ा करते हुए हमें कुछ ठोस मुतालबात करने हैं आलमी बरादरी के ज़रिए से। और मेरी नज़र में जो उस मार्च में भी जिसका आपने ज़िक्र किया, उसमें भी हमने वहाँ से ये मुतालबा शुरू किया था, उसी मुतालबे को हम लेकर चले थे कि यूनाइटेड नेशन को जो है वो अपना रोल अदा करना है। आलमी ताकतों को जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनको अपना रोल अदा करना है, चूँकि ये अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे सबसे देरीना मसला है और ये राइट आफ्टर द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन जो है ये उसके एजेंडे पे मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सारे कश्मीरियों को और जो-जो हमारे दोस्त हैं उनको भी मिल के तो यूनाइटेड नेशन को ये देना है या ये बुलाना है कि वो आएँ, वो रियासत में आएँ, वो यहाँ पे अपना रोल अदा करें, जैसे उन्होंने कोसोवो में किया, जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका के मुख्तलिफ रीजन्स में किया, जैसे वो और दुनिया के बेशुमार खित्तों के अंदर वो गए हैं, उन्होंने अपने पीस कीपिंग ट्रूप्स भेजे हैं। देखें, अभी सीज़ फायर लाइन पे जब गोलाबारी होती है और मुसलसल हो रही है, तो हज़ारों के हिसाब से लोग जो हैं वो डिस्प्लेस होते हैं, लोग मारे जाते हैं, करोड़ों की अमलाक तबाह हो रही हैं और एक माइग्रेशन का एक सिलसिला है। तो अगर सीज़ फायर लाइन के ऊपर यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ट्रूप्स मौजूद होते हैं, तो कम अज़ कम मसले के हल तक जो है वो हम इस एक जो
एक सूरत हाल है मारा मारी की, उससे बच सकते हैं। इसमें इंडिया पाकिस्तान का भी फायदा है कि उनके भी फौजी इसमें मारे जा रहे हैं और बड़ा बजट उनका खर्च हो रहा है। तो कश्मीरियों को आप यूनाइटेड नेशन को हर सूरत में मजबूर करना है कि वो आए, वो अपना रोल प्ले करे और पीसफुली इस मसले के हल के लिए जो जो इकदामात हो सकते हैं, जाहिर है ये ओवरनाइट हल नहीं होगा, इसके लिए एक प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस का आगाज जो है वो कहीं से जो करवाना जो है, ये मैं समझता हूं कि इस वक्त जो लीडरशिप जो बाहर है, जो हमारा डायस्पोरा है, जो हमारी लीडरशिप जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है, उसका ये बुनियादी तौर पे फर्ज बनता है कि वो ऐसा माहौल पैदा करे, पीसफुल माहौल पैदा करे, जिसकी वजह से दुनिया जो है वो इस तरफ तवज्जो दे। और ये एक लॉबिंग के जरिए से और एक पॉलिटिकल जो पीसफुल रेजिस्टेंस मूवमेंट है उसके जरिए से बड़ी हद तक मुमकिन है। डॉक्टर सैयद तौकीर गिलानी साहब के साथ, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के, आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के प्रेसिडेंट है, बड़ी जबरदस्त फॉलोइंग है, इन्हें मैंने ढूंढ निकाला है। आप अगला जो पार्ट होगा इनसे, वो मैं बहुत सारे सवाल करने जा रहा हूं, वो दूसरे पार्ट में आप देखिएगा मैंने क्या सवाल करना है। आजाद कश्मीर को आजादी का बेस कैंप बना था लेकिन नहीं बना। बरतानिया, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर हमारा कश्मीरी डायस्पोरा मौजूद है, लेकिन जितने भी लीडर आजाद कश्मीर पाकिस्तान से आते हैं वो कश्मीर को तकसीम करते हैं। ये भी सवाल रखूंगा कि इन हालात में उन लीडरों को किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह उनसे डिसएसोसिएट कर सकते हैं जो हमें बाहर बैरून मुल्क कश्मीरियों को, पाकिस्तानियों को तकसीम करते हैं। ये डॉक्टर तौकीर गिलानी से मैंने पूछना है, लेकिन दूसरे पार्ट में। So this program will be continued.